सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर पहले साइंस पोर्शन आप लोग करा दीजिए, तो हम लोग पहले साइंस पोर्शन आपको करा रहे हैं यहाँ पर। एसएससी स्टेनो में जो लास्ट 5 ईयर्स में साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से हम लोग आज आपका फिजिक्स लेकर के आए हैं। फिजिक्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 5 ईयर्स में, ये आपका लास्ट 5 ईयर्स का डेटा मेरे पास है जिसमें से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास कराया था। लगभग 30 सेट्स हैं आपके ये, जिनमें से मटेरियल आपको कराया जा रहा है। यस, 17, 19, 20, 21, 22। यस, तो 30 सेट में से जो क्वेश्चन थे वो आपको सामने कराए जा रहे हैं। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में है, तो सभी को आसानी रहेगी पढ़ने में। वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल रहा है। उसके बाद में गाइस इसका पीडीएफ जो है वो आप तक पहुँच जाएगा आपके ग्रुप में, जो हमारा स्टूडेंट का स्पेशल ग्रुप है उसमें। यस, तो इस पढ़िए बेफिक्र हो गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं बच्चों क्या कर रहा है यहाँ से। ये लीजिए, कह रहा है कि पहला चैप्टर आपका मापन और विमाई से क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट, विद्युत विभव किलोवाट सेकंड, यानी कि कौन सा में से सही नहीं है बच्चों। सही सुमेलित है, सॉरी, मैं वही सोचा था कि यहाँ पर तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो बच्चों किलोवाट घंटा होता है। यस, जो कि सही हो जाएगा पहला ही, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। यहाँ विद्युत विभव का मात्रक दिया है किलोवाट सेकंड, जबकि इसका मात्रक बच्चों होता है वोल्ट। यस, विद्युत बल का मात्रक भी बच्चों आपका वोल्ट ही होता है, जबकि विद्युत शक्ति का मात्रक आपका होता है वाट। यस, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन आपके दोनों लैंग्वेज में है। रोमर पैमाने के द्वारा निम्नलिखित में से क्या नापा जाता है। रोमर या र्यूमर पैमाने का उपयोग ताप मापने के लिए किया जाता है बच्चों, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। यस, अलग अलग ताप मापने के लिए अलग अलग तरह के पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, र्यूमर, तो ये सभी पैमाने हैं हमारे पास में। केल्विन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सबसे हाई ताप नापने के लिए। यस, और सबसे कम ताप मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग र्यूमर का। तो यहाँ इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली यानी कि एसआई यूनिट में ऊर्जा की इकाई क्या है। देखिए, ऊर्जा किसी प्रकार से भी हो उसकी इकाई आपकी जूल ही रहने वाली है। यस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। और 1 जूल बराबर आपका होता है 10⁻7 अर्ग। ये ध्यान है ना। और 1 कैलोरी बराबर कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई का मापा जाता है। टेस्ला बच्चों, टेस्ला एक ऐसा यूनिट है चुंबकीय प्रवाह को नापते हैं इसमें। तो दोस्तों, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। चुंबकीय प्रवाह को टेस्ला ऐसा यूनिट में मापा जाता है। एक टेस्ला वेबर प्रति, मतलब एक टेस्ला का मतलब होता है, इसका जो दूसरी ऐसा यूनिट है वह वेबर प्रति वर्ग मीटर, वेबर प्रति वर्ग मीटर, ये भी इसकी ऐसा यूनिट होती है और इसका आंसर भी होगा। यस, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि
मैनोमीटर यंत्र का इस्तेमाल क्या मापने के लिए कहता है? मैनोमीटर यंत्र का इस्तेमाल बच्चों हम लोग करते हैं दाब मापने के लिए, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा एक रैक। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच दाब मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं मैनोमीटर का, और इसका आविष्कार किया था बच्चों ओटो वन ने। किसने किया था इसका आविष्कार? ऑटो वन ने। ओके गाइस, कह रहा है कि 1 जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है? देखिए यहाँ पर सवाल को उल्टा करके पूछ लिया गया है। यही मैंने आपको बताया था, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, यानी कि 4.18 जूल। अब यहाँ पे कैलोरी में पूछ रहा है आपसे, जूल में कैलोरी पूछ रहा है, तो आपको जस्ट सपोजिट करना होगा सवाल को। हमने क्या सिखाया बच्चों अभी आपको कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। आपको 1 जूल बताना, तो ये इसके अपोन में आ जाएगा 1/4.2, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा सकते हैं आप लोग, 5/21। यस, देखिए चीज़ें यहीं से निकल के आनी, मतलब आपको याद कुछ नहीं करना है। अगर देखा जाए तो अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो चीज़ें अपने आप आपके समझ में आ जाएंगी, क्या क्या चीज़ चल रही है सामने। यस, तो बस इसको आप डिवाइड कर देंगे आप लोग आराम से। लगभग आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.23 आसपास आ जाएगा। 23 के पास जो हमारा वो 0.24 है, इसका आंसर आपको हो जाएगा एक करेक्ट। यस, तो 1 जूल में 0.24 कैलोरी होती है, और 1 कैलोरी में 4.2 जूल, या कई बार 4.18 जूल ऐसे भी देता है, 4.18, दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं। मेगाबाइट निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है मेगाबाइट में? देखिए बाइट है आपका मेन, तो बाइट से बना है, फिर मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, आप लोग आजकल डेटा इस्तेमाल करते ही हैं, आपको याद होगा मोबाइल में डेटा मिलता है। तो मेगाबाइट द्वारा कंप्यूटर की स्मृति, यानी कि कंप्यूटर की क्षमता नापी जाती है, कंप्यूटर की क्षमता। यस, तो ये सब शुरुआत होती है इसकी बहुत सारी यूनिट हो जाएंगी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पैराबाइट, बहुत सारे हो जाएंगे बच्चों। केबी में भी होता है बच्चों ये। यस, सो केबी से भी छोटा होता है, केबी से मिलकर बनता है एमबी, और इसकी जो बच्चों मिनिमम रहती है 1024 केबी मिलेंगे तो 1 MB बनेगा, 1024 MB मिलेंगे तो 1 GB बनेगा। यस, ये ऐसा बनता चला जाएगा। 1024 MB मिलेंगे, GB मिलेंगे तो आपका केबी बने वो किलोबाइट बन जाएगा, गीगाबाइट सॉरी, टेराबाइट। यस, तो 1024 का ही यहाँ पे रेंज रहती है। तो फिलहाल यहाँ पर कंप्यूटर की स्मृति क्षमता इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। एक बैरल यूएस तेल में लगभग कितने लीटर होता है बच्चों? तेल जो हमारे यहाँ पर आता है देशों से, उसे हम लोग बैरल में नापते हैं। यस, और एक बैरल में लगभग 159 लीटर, यानी कि 159 लीटर होता है। तो कोई भी कच्चा तेल हम लोग जो लेते हैं दूसरे देशों से, उसको हम लोग बैरल में ही नापते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 159, यानी कि सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। एक मैट्रिक हॉर्स पावर कितने वॉट होते हैं बच्चों? एक मीट्रिक हॉर्स पावर मतलब 736 वॉट हो जाएंगे आपके। जब भी 736 या 746 हॉर्स पावर कह रहा है बच्चों वो, यस, अश्व शक्ति बोलते हैं इसको, बचपन में शायद आपने पढ़ा होगा। 746 वोट होते हैं बच्चों उसके अंदर, या 736 गलती से लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों पर। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमाएं ऊर्जा की विमाएं के समान होती हैं? 10th क्वेश्चन। तो बच्चों आघूर्ण भौतिक राशि की विमाएं ऊर्जा की विमाओं के समान होती हैं। किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रयुक्त करते हैं। आपने मूल राशि वगैरह पढ़ा होगा, जब हम लोग एम एल टी ऐसे इस्तेमाल करते थे और सब कुछ इसी से निकाल देते थे। यस, डेफिनेटली पढ़ा होगा बच्चों ने जिन्होंने साइंस साइड से इंटर किया है, क्योंकि मुझे भी दूसरा मतलब कुछ याद आ रहा है। निम्नलिखित में कौन सी एक मूल ऐसा इकाई नहीं है? इनमें से कौन सी
ऐसा ही यूनिट नहीं है बच्चों। ऐसा यूनिट आपके साथ ही हैं, ज़्यादा नहीं है। उनमें आपकी केल्विन, कैंडला, एम्पियर है, लेकिन टेस्ला ऐसा यूनिट में नहीं आती है। यस, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। यस, ये एक व्युत्पन्न मात्रक है। क्या ये एक व्युत्पन्न यानी कि उत्पन्न किया गया मात्रक है। इन सबसे मिलाकर के ये उत्पन्न किया जाता है। क्लियर बात? ये डायरेक्ट है आपके, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी करेक्ट। कितनी मूलभूत एसआई इकाइयाँ होती हैं बच्चों? एसआई इकाई जो होती हैं टोटल आपकी 7 होती हैं। यस, 7 होती हैं हमारी मूलभूत एसआई इकाई, एसआई यूनिट। तो बस इन्हीं को याद रखें आप लोग। मुझे लग रहा है काफ़ी बच्चों को याद भी होंगी। एक तरल में परस्पर तनाव का क्या कारण होता है? यस बच्चों, ससंजक बल आपने पढ़ा होगा। अणुओं के बीच जो ससंजक बल लगता है, ससंजक और असंजक बल, उसी की वजह से होता है परस्पर तनाव उत्पन्न। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 14, ठोस में किस प्रकार का तरंग संचरण होता है? देखिए, ठोसों में जनरली जो तरंग संचरण होता है वो होता है अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। यानी कि कह सकते हैं कि ठोसों में दोनों प्रकार का संचरण होता है, अनुदैर्ध्य भी अनुप्रस्थ भी। जबकि वायु में या गैसों की बात करें तो इनमें केवल अनुदैर्ध्य होता है। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। उस बाह्य बल का नाम बताइए जो किसी पिंड की वृत्तीय गति के दौरान मूल रूप से अंदर की ओर कार्य करता है। अंदर की ओर जो बल लगता है बच्चों से बोलते हैं केंद्राभिमुख कोण। यस, केंद्राभिमुख बल, सॉरी मैं बचाऊंगा, कौन बोल दिया, जो किसी भी गति के दौरान, वृत्तीय गति के दौरान अंदर को लगता है। इसी बल को बच्चों अभिकेंद्री बल भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। यस, अभी केंद्रीय बल, साइकिल जो हम चला रहे होते हैं उसको अंदर जो लगता है वो अभिकेंद्रीय बल लगता है, सारा बल यहाँ लगता है। वॉशिंग मशीन भी इसी पर काम करती है। एक होता है अपकेंद्रीय बल जिसका बल बाहर की ओर लगता है, ऐसे बल लगता है उसका, जैसे कि मक्खन निकालने वाली मशीन। द्रव्यमान और भार में संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? द्रव्यमान और भार में, तो बच्चों द्रव्यमान अपरिवर्तनीय है, यानी कि मास एंड वेट आपने पढ़ा होगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है एग्जाम में कई बार। जैसे कि ये पूछ लेता है किसी व्यक्ति का जो मास है वो अर्थ पर 60 kg है, तो मून पर कितना होगा? और बच्चों ने जो पढ़ा हुआ है वो एकदम से 1/6 निकाल देंगे। सॉरी, बच्चों ने जो पढ़ा है वही करेंगे, 1/6 कर देंगे एकदम, जो कि गलत होगा, क्योंकि मास आपका चेंज नहीं होता है, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे कहीं पे भी हो। लेकिन अगर वो कहे कि किसी व्यक्ति का वेट जो है 60 kg है अर्थ पर, मून पर कितना होगा, तो आप इसका 1/6 कर देंगे, 10 kg रह जाएगा। लेकिन मास को आप 1/6 नहीं करेंगे, क्योंकि मास आपका चेंज नहीं होता है। मास आपका हमेशा उतना रहता है जितना होता है। क्लियर है बात? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में और बच्चों को फंसा दिया जाता है। थोड़ा सा बच के रहें आप लोग। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, असंतुलित बल द्वारा उत्पन्न त्वरण कैसा होता है? सोचो, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण उस बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यस, क्या होता है उसके अनुक्रमानुपाती, यानी कि प्रोपोर्शनल, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। क्लियर है बात? तो यहाँ फिलहाल आप इसको समानुपाती बोल सकते हैं, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। न्यूटन के पहले नियम को डैश भी कहा जाता है, इसको बोलते हैं बच्चों पहले नियम को, जिसका पहला नियम है जड़त्व का नियम बोलते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। यस, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि कोई भी वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहेगी, गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी,
जब तक उसको कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और अगर बल लगाया भी जाएगा तो वो अपने विराम अवस्था या गति अवस्था में होने का विरोध करेगी, उससे बदलने का। तो यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं है, कह सकते हैं आप लोग। न्यूटन मीटर निम्नलिखित में किस भौतिक राशि की इकाई है? त्वरण का तो नहीं होता है, इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, और बलागुण का हो जाएगा न्यूटन मीटर, बिल्कुल ठीक है। शक्ति का वाट आता है, बल का न्यूटन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? तो यदि एक कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे होते हैं तो सबसे अधिक संवेग अल्फा कणों का होगा। 3 तरह कण होते हैं आपके, अल्फा, बीटा, गामा। यस, ध्यान रखें, इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? तो बच्चों ये होती है रासायनिक ऊर्जा में। यस, और इसी की वजह से जो है पौधे भोजन प्राप्त करते हैं। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा बदलती है आपकी, और यही एक प्रक्रिया है जिससे भोजन प्राप्त होता है बच्चों। ये आपने सर इक्वेशन पढ़ी होगी बचपन में, 6 CO2 + 6 H2O = C6 H2L O6। आपका ग्लूकोज हो गया या सुक्रोज, कुछ भी कह सकते हैं, और 6O2 जो ऑक्सीजन होगी जो बाहर निकल जाती है, जो हमारे काम आती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा है कि बिजली की चमक गड़गड़ाहट की आवाज़ की तुलना में पहले क्यों दिखाई देती है? हाँ, इसके ऊपर एक जोक भी है बच्चों, बड़ा प्यारा, कहते हैं कि हमारी आंखें पहले और कान बाद में, इसलिए। जबकि नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। इसलिए दिखाई देती है बिकॉज प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से अधिक है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। वैसे लॉजिक तो वो भी पहले सही है, देखा जाए तो हमारी आंखें पहले और कान बाद में, तो दिखाई पहले देगी, सुनाई बाद में देगी। एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाला कोई वस्तु अंततः जमीन तक पहुँच कर रुक जाता है, तब डैश, तो क्या होता है बच्चों उसका? तो बच्चों कोई भी वस्तु जो स्वतंत्र रूप से गिरते हुए जमीन पर पहुँच कर रुक जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में घट जाती है, स्थिर ऊर्जा घट जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, मैं पूछूंगा। तो बच्चों यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा घट जाती है, ये आंसर हो जाएगा सी फिर तो करेक्ट। खाली एक नहीं कर सकते ना कोई सा भी। गुरुत्वाकर्षण बल और त्वरण, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा की ओर स्थानांतरित की जाती है तो डैश, उसका क्या होता है बच्चों? तो इसका द्रव्यमान, बच्चों ये तो हमने पहले बताया था अभी आपको, द्रव्यमान यानी कि मास तो आपका अनचेंज ही रहेगा, चाहे तो सूर्य पे हो चांद पे हो, जहाँ मर्जी ले जाए। अगर वेट होता तो आप 1/6 कर सकते थे, यस वो घट जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। किसी द्रव में डूबी हुई आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वस्तु के भार में होने वाली कमी विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। निम्नलिखित कौन सा वैज्ञानिक इस परिघटना को स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे? तो बच्चों ये तो डेफिनेट आपने पढ़ा होगा जब आप 9वीं 10वीं में रहे होंगे। इसे बोलते हैं बच्चों आर्किमिडीज का लॉ। इसको आप आज घर पर प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। एक पन्नी लीजिए या फिर ईंट लीजिए 2, उनमें रस्सी बांध लीजिएगा और उनको सिर्फ एक उंगली से उठाइएगा, और फिर आप चुपके से उस उठी हुई रस्सी को ही, यानी कि ईंट को, भरी हुई बाल्टी यानी इसमें पानी भरा हुआ उसमें ले जाइएगा, तो आपको वेट का अनुभव नहीं होगा बिल्कुल भी, जबकि वस्तु आपके उंगली पे ही लटक रही है अभी भी, लेकिन आपको फील नहीं होगा बिल्कुल भी। इसे बोलते हैं बच्चों आर्किमिडीज का सिद्धांत। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक डैश हो जाता है। तो बच्चों बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है, इसलिए हम लोग स्केटिंग कर पाते हैं, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला करेक्ट। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में किसके संरचना का प्रकर्षण है? जो बर्नौली प्रमेय पर भी बहुत सारे पुराने समय में लोगों ने काम किए हैं, फवारे तक लगाए हैं इस पर। लोग बोल देते हैं कि थोड़ी देर पहले फवारा निकला था कि बिना बिजली के चल कैसे रहा था वो। तो बर्नौली प्रमेय आपने करा होगा डेफिनेटली, उसमें आपने पढ़ा होगा बर्नौली थ्योरम को। सो बर्नौली का जो सिद्धांत है उसमें ऊर्जा
का प्रकर्षण यानी कि बर्नौली का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कह सकते हैं। यस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। एक स्थिर तापमान पर प्रति इकाई द्रव्यमान अवस्था परिवर्तन के लिए अवशोषित या निर्मोचित की गई ऊष्मा ऊर्जा क्या कहलाती है? अंतर्निहित ताप या फिर अंतर्निहित ताप वह ताप है जब स्थिर तापमान पर प्रति इकाई द्रव्यमान अवस्था परिवर्तन के लिए अवशोषित या निर्मोचित की जाती है ऊर्जा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंतर्निहित ताप ए। बर्फ के संलयन की अंतर्निहित ऊष्मा कितनी है? तो बर्फ के संलयन की अंतर्निहित ऊष्मा 80 किलो कैलोरी होती है। यस, तो यहाँ 80 किलो कैलोरी यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता को मापने के लिए प्रयोगशाला में किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ऊष्मा धारिता को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं तो बोलते हैं बच्चों कैलोरीमीटर। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड तापमान में कितने के बराबर होगा? अच्छा, यानी कि फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड बदलना है बच्चों। तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, उसका इस्तेमाल करें आप जब भी कभी इस तरह सवाल आए। C/5 इजिकल टू F-32/9। फ़ारेनहाइट दिया हो तो फ़ारेनहाइट की जगह रख दो, सेल्सियस दिया हो तो सेल्सियस की जगह रख दो। जैसे कि यहाँ पर फ़ारेनहाइट दिया हो तो 68 यहाँ रख दूँगा हमने। C/5 68 - 32/9। 8 में 2 गया 6, 9 में 6 में से गया 3, 9 4 जा 36, 5 4 जा 20। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे सेल्सियस में दिया होता तो आप सेल्सियस की जगह रखते। यस, मान लीजिए उसने कह दिया कि 10 डिग्री सेल्सियस दे दिया F-32/9। जैसे यहाँ पर 10 दे दिया तो 10 रख देंगे यहाँ पर F-32/9। 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, F-32 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, F = 2 जाएगा 50। क्लियर है बात? चलिए, तो फिलहाल 20 आंसर आ जाएगा इसका। 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा? यहाँ पे भी यही करना है आपको काम जो मैंने आपको बताया, ये आपको करिएगा। C/5 F-32/9 और करके बताइएगा आंसर क्या है। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली आपको मैं इसका जवाब दे दूँगा। यस, अच्छा लगेगा अगर आप लोग जवाब देंगे तो पता चलेगा कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में वर्णित 4 पदार्थों में से किसकी अन्य तीनों की तुलना में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक विद्युत प्रतिरोधकता होगी? यस, तो आपको बताना है किसकी प्रतिरोधकता अधिक होगी यहाँ पर। सो गाइस, यहाँ 33 का आंसर बताना है हमें, क्योंकि इसका क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी। सो गाइस, इसका आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीज। यस, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा कौन सी होती है? वो जो टेलीफोन लाइनों में बहने वाली धारा विद्युत ऊर्जा है। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। एक माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा स्पीकर उस विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर उपयोग किया जाता है? तो बच्चों किया जाता है निलंबन प्रकार का। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए करेक्ट। रेक्टिफायर्स का उपयोग डैश में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो जो रेक्टिफायर का उपयोग AC से DC में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। यस, जो प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा बदलती है, AC को DC में, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और बहुत सारे क्वेश्चन सभी रह रहे हैं बच्चों। यहाँ पर 60+ क्वेश्चन इसके अंदर हैं। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बच्चों, फ्यूज का तार विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी। ये एक संरक्षणात्मक अवयव होता है जो अधिक धारा बहने पर परिपथ को कनेक्शन तोड़ देता है
और सारा लोड अपने ऊपर ले लेता है। जनरली ये शीशे या टिन का बना होता है। यस, तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा आपका यही करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्जा बचत में सबसे अधिक सहायक है? तो बच्चों एलईडी बल्ब, यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए इनमें से बात कर रहा हूँ फिलहाल में, सबसे अधिक सहायक है। एलईडी बल्ब को इनकैरिसेर बल्ब तथा फ्लोरोसेंट बल्ब की तुलना में कम वाट की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इसका जीवन काल भी लंबा होता है और टूटता भी नहीं है ऊपर से गिरने पर। पहले वाले बल्ब टूट जाया करते थे। एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में डैश होता है। तो बच्चों एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में यानी कि सामान्य फ्लोरोसेंट ट्यूब में पारद वाष्प यानी कि मर्क्यूरी पावर होती है। सामान्य बल्बों में होती है बच्चों, जो पहले आते थे बल्ब सफ़ेद वाले, उनमें होती है आर्गन गैस। यस, जो कि एक्रे गैस है। इसी वजह से वो फटते नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर होता टंगस्टन, और टंगस्टन में मतलब फिलामेंट की जो है आयु से बढ़ जाती थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है बल्ब बनाया था पहला। ऐसा नहीं कि उन्होंने बल्ब बनाया था, उससे पहले बहुत सारे वैज्ञानिक बल्ब बना चुके थे, लेकिन ये कह सकते कि उनका बल्ब सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जला था। उन्होंने इसी के पीछे का कारण ही पता लगाया था कि ये बल्ब फट क्यों रहा है। तो उन्होंने उसके अंदर से गैस निकाल कर उसके अंदर निर्यात उत्पन्न कर दिया था, और नियोन और आर्गन गैस उसके अंदर बढ़ती थी। एक कुंडली का ताप इसके माध्यम से प्रवाहित धारा के समय n घात के अनुपातिक होता है, जिसमें जहाँ n किसके बराबर होता है बच्चों? n का रूप यहाँ पर हो जाएगा +-1 के बराबर। यस, चलिए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। मुक्त रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में खड़ी होती है? बच्चों कोई भी चुंबकीय सुई अगर आप मुक्त रूप से छोड़ेंगे तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी जा करके। यस, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की गति किस में सबसे अधिक तेज होगी? तो ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा तेज होगी बच्चों धातुओं में। मेटल में इसकी गति और बढ़ जाती है, क्योंकि ध्वनि की चाल जो है बच्चों सबसे ज़्यादा ठोस में, नंबर 2 द्रव में, फिर गैसों में होती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है, यानी कि लाउडनेस पर। आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। इसका मात्रक डेसिबल होता है। तो बच्चों यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वर्त में तेजी से घुमाया गया है। बोतल के किस भाग में निकट बुलबुले एकत्र होंगे? अच्छा सवाल है। तो बच्चों गर्दन के निकट। यस, आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? रेल की पटरियां अपने वक्रों पर बैक की गई होती हैं क्योंकि रेलगाड़ी के भार की क्षतिज घटक में से आवश्यक अभिकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स को प्राप्त किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो रेल पलट सकती है। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी करेक्ट। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? ये अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा अंदर तक की बात पूछी गई है। तो बच्चों निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी वो होगी 299,792.458, यानी कि पहले आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका, किलोमीटर पर सेकेंड। डायोप्टर किसकी ऐसा यूनिट है बच्चों? डायोप्टर होती है आपकी लेंस की क्षमता की, यानी कि लेंस की शक्ति की। यस, इसका फॉर्मूला भी होता है P बराबर 1/f मीटर में और P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे डैश कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे फोटोन। सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई देते हैं? तो जो सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले प्रकाश के व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। निम्न में से किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पीले रंग की तुलना में अधिकतम है? बच्चों आपको याद होना चाहिए विबग्योर के नाम से।
यस, VIBGYOR, ये है आपका पूरा विबग्योर। यस, तो यहाँ पर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, तो ऑरेंज बाद में आ रहा है, यानी कि नारंगी कह सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि अभिसारी। एक होता है अपसारी, यस होता है डाइवर्जिंग लेंस, ऐसे बोलते हैं अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस होता है बच्चों, अभिसारी। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किस कारण से होता है? आंसर हो जाएगा बच्चों आपका बी, रंग बनाने की क्षमता होती है उसके अंदर, इसलिए। दीप्त तीव्रता को मापने के लिए ऐसा यूनिट क्या है इसकी? तो बच्चों कैसे यूनिट हो जाएगी आपकी? कैंडला। तीव्रता को नापने के लिए हम लोग जो भी प्रकाश की तीव्रता को नापते हैं तो कैंडला में ही नापते हैं। देखिए, दीप्त यानी कि ल्यूमिनस, ल्यूमिनस मतलब जिनकी अपनी खुद की लाइट हो, यानी कि प्रकाश। और याद रख लो आप कैंडल से, किससे रख लो आप? कैंडल से। ऐसे ही प्रैक्टिकल किया था, कितना कैंडल होती है इसकी यूनिट। जैसे कि मान लीजिए मैं एक तरफ बल्ब जला लूँ, यस, और यहाँ पर रख लूँ मैं तेल लगा हुआ कागज़। अब तेल लगे हुए कागज़ में कब तक मुझे बल्ब दिखाई देगा? तो मुझे नापना है कि कितनी कैंडल है इसकी यूनिट। तो इधर मैं मोमबत्ती जला कर रखूँगा एक, यस, अभी भी दिखाई दे रहा है बल्ब तेल लगे कागज़ में, तो फिर एक और मोमबत्ती जलाऊँगा, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, ऐसे करते करते जब दोनों तरफ रोशनी बराबर हो जाएगी और ये मुझे कागज़ में बल्ब दिखाई नहीं देगा, वो इसकी कैंडल होगी। मान लीजिए एक बल्ब के बराबर जो है 20 कैंडल जलानी पड़ी मुझे, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी 20 कैंडला हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 20 कैंडला। 1660 में कौन से नियम खोजा गया था जिसमें कहा गया था कि किसी वस्तु के अपेक्षाकृत छोटे विरूपण के लिए विरूपण का विस्थापन या आकार विरूपक बल या भार के अनुक्रमानुपाती होता है? तो इसका नियम खोजा गया था यहाँ पर, ये था हुक का नियम। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा चौकस सी करेक्ट। जॉर्ज साइमन ओम ने किस वर्ष में समीकरण I बराबर V/R बनाया जो वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध को दर्शाता है? ये याद रखना आपको, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट, 1827। पारा थर्मामीटर के आविष्कारक कौन थे? तो जो पारा यानी कि थर्मामीटर के आविष्कारक थे आपके फ़ारेनहाइट, डी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी लंबी दूरी के टेलीफोन के आविष्कारक थे? तो गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा डी करेक्ट, यानी कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था 1876 में इन्होंने किया था इसका आविष्कार, यस। और 1870 में बेल टेलीफोन कंपनी की स्थापना भी की गई थी। सर सी.वी. रमन ने सन 1928 में रमन प्रभाव की खोज की। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है आपका प्रकाशिकी से, यस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब की खोज की थी। एडिसन एक डैश थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे बच्चों ये? तो ये थे बच्चों एक अमेरिकन, 1879 में, यानी कि 1879 में, यस। प्रसिद्ध ऑस्टेड का प्रयोग और माइकल फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज में लगभग कितने वर्षों का अंतर है? तो बच्चों ये है लगभग आपका 11 वर्षों का अंतर। कैसे? फैराडे ने 1831 में इसकी खोज की थी और उसने 1820 में। चलिए बच्चों, यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं बस, फिर उसके बाद खत्म है यहाँ पर ये। 1662 में प्रतिपादित निम्न में से कौन सा नियम ये निष्कर्ष निकाला गया था कि दाब और आयतन का गुणनफल लगभग स्थिर रहता है? तो बच्चों ये था आपका आंसर डी, बायल का नियम। चार्ल्स और बायल का नियम पढ़ा होगा आप लोगों ने। विद्युत प्रतिरोध का नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विद्युत प्रतिरोध, तो बच्चों ये की थी आपके वैज्ञानिक G.S. ओम ने। ओम के नियम आपने पढ़ा होगा, 1827 में की थी इन्होंने खोज की है। सन 1942 में एनरिको फर्मी ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो एनरिको फर्मी ने की थी बच्चों
परमाणु रिएक्टर की खोज 1942 में। और लास्ट क्वेश्चन आपका रह रहा है यहाँ से बस, किस उपकरण के द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन किया जाता है? तो बच्चों ये है आपका ओडोमीटर। 2 तरह के मीटर होते हैं बच्चों आपके वाहन में, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा। एक मीटर यहाँ होता है और एक मीटर यहाँ। यस, इसे बोलते हैं स्पीडोमीटर। ये आपका है ओडोमीटर। क्लियर है बात? चलिए, फिलहाल आपका आंसर बी करेक्ट है और इसका पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। आंसर वहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको, उसके लिए वीडियो देखनी ही पड़ेगी। सो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं विदा। और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है बच्चों आप लोगों के लिए। यस, खूब सारी मेहनत करनी पड़ती है ऐसे कैसे मटेरियल तैयार करने के लिए, तो थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिएगा। एक हल्का सा आपको उस सब्सक्राइब के बटन को दबाना है बस। बाय बाय।